अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। थोड़ा सा इररिलेवेंट तो रहने दो फिर। मैं कह रहा हूँ रहने दो फिर, पूछे जा रहे तो फिर सीधा क्वेश्चन पूछना यार। हाँ जी, है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्लास के बाद पूछना जो पूछना है, बस क्लास के बाद पूछना। हाँ जी, सवाल कहा था एक। सवाल था, मैंने वो वर्किंग पूरी कर दी थी, वर्किंग पूरी कर दी थी। हाँ जी, वर्किंग मैंने पूरी बना दी थी, एंट्रीज कहा था, और आखिरी एक दो एंट्रीज में मैंने कहा था शायद आपको मसला हो। हाँ जी, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 5 कल की तो है डिस्कस मैंने यार। कल थे क्लास में, पक्की बात है? नहीं, इलस्ट्रेशन 5 मैंने की थी डिस्कस। डॉल हाउस में जितने यूनिट्स खराब हैं उनकी एनआरबी 0 है। लिखा हुआ है ना, नील लिखा तो। हाँ, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? वैल्यू किस अमाउंट पे निकालते हैं? तो एनआरबी 0 है और कॉस्ट कुछ रुपए है, तो लोअर क्या है इसमें से? 0। तो लोअर 0 हुआ ना, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ जी, वर्किंग मैंने पूरी कर दी थी। पहली जो 5 जून वाली एंट्री थी, हम मटेरियल खरीद रहे थे, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। फिर उसके बाद 6 जून को इशू कर रहे थे। अच्छा, कॉस्ट में आगे भी ना, जहां भी मटेरियल है तो वो डायरेक्ट मटेरियल ही है, तो मटेरियल इशू कर रहे थे, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। 12 जून को इशू किया हुआ वापस हो रहा है। नहीं किया सवाल आपने, वर्किंग कर ली थी पूरी। हाँ, तो फिर एंट्रीज करता हूं मैं। ऑटम 10 ना, है ना? टेबल हम बना चुके हुए हैं, उसी में ट्रांजेक्शन भी लिखी हुई है, वहीं से देख के हम एंट्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली 5 जून, मटेरियल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। कितने से? 1275000। फिर 5 जून से आगे चलें। 6 जून को मटेरियल इशू हो गया, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट जी। 1245000। आगे 12 को क्या हुआ? ये वापस हो गया, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्रेडिट। 415000। फिर उसके बाद क्या हुआ? 15/6 को क्या हुआ? परचेज, तो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। 1321500। फिर 17 को, फिर क्या हुआ? 17 जून को है जी। हाँ, वो जो खराब यूनिट्स थे वो हमने बेच दिए। कैश कितने से डेबिट? जितने पैसे मिले, 20 रुपए का एक, और थे 2500, 50,000। और मटेरियल से हमने कितना निकालना है, जो हमने वहां वर्किंग में भी निकाल दिया था?
215000 और जो डिफरेंस है इसको आप चाहे एफओएच कंट्रोल लिख दें और चाहे पीएनएल लिख दें, चाहे दोनों लिख दें, बेहतर है कि स्लैश करके दोनों लिख दें। क्या चीज इस एंट्री में, ये कल वर्किंग में हमने इतना माइनस किया था, ये ठीक है, ये इन्वेंट्री से निकाल रहे हैं तो इन्वेंट्री इतने से ही क्रेडिट होगी। कैश कितने से डेबिट होगा, जितना मिल रहा है, तो वो 50,000 मिल रहा है, तो समझ आ तो गया। और जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है। इतनी कॉस्ट की चीज इतने रुपए में बिक सकी, बाकी हमारा नुकसान है ना। अच्छा, अगर बिल्कुल इन खराब चीजों को फेंकना पड़ता तो कैश डेबिट ना होता, ये सारा का सारा नुकसान हो जाता। लेकिन जितना कैश रिकवर हो रहा है, हमारा नुकसान कम हो रहा है। फिर इसके बाद क्या था, 18 जून को परचेज रिटर्न थी, कैश या पेएबल डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट कितनी 212500, ये सारी अमाउंट हम कल निकाल चुके हुए हैं। फिर 20 को क्या हुआ, इशू वर्क है 19 को वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 4300 430050 है। अच्छा, फिर कब 20 जून को हो गई परचेज, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट 212500। फिर क्या हुआ जी, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट कितना 1290000 जी, यहां तक। अच्छा, फिर 30 जून को 4000 यूनिट्स गायब हो गए थे, तो चोर ले गया, तो कैश तो डेबिट नहीं है, फिर तो बस एफओएच और पीएनएल ही है। और कितने से 344000। यहां तक कोई एतराज? अच्छा, अब लास्ट चीज रह गई कि जितना क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स रह गए थे, जो कल सबसे आखिरी लाइन बची थी टेबल में, कितने रह गए थे? अरे टेबल में आखिर में कितने बच गए थे? 93। वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक है। उनमें से 500 ऐसे हैं जो टूट फूट गए हुए हैं और उनकी एनआरवी 30 है। कल टेबल में से आखिरी चीज बताइएगा मुझे। 93500 804 90 8040950, ये क्लोजिंग स्टॉक था। इनमें से 500 खराब है, उनकी एनआरवी कम है, तो बाकी फिर नॉर्मल होंगे। उनकी एनआरवी नहीं दी तो बस सब अच्छा है। तो जो इनमें से 500 हैं जिनकी एनआरवी 30 है, तो हमें उसको राइट डाउन करना पड़ेगा कितने से? 56 से। तो उस राइट डाउन की एंट्री करनी पड़ेगी एफओएच या पीएनएल डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। 500 यूनिट्स हैं और इनको कॉस्ट से 56 डाउन करना पड़ेगा। 28,000 ये लास्ट। अब बताएं आपने और क्या पूछना है जी? नहीं समझ आया? दोबारा सुन ले। 93,500 यूनिट्स एंड पे बचे हुए थे। और अच्छा, चलिए इस सवाल से हटके एक बात समझाता हूं। हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट किया पूरा महीना। ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा, जब जब इन्वेंट्री आती रही डेबिट करते रहे, जाती रही क्रेडिट करते रहे। इन सारी एंट्रीज की अमाउंट क्या थी? इस सवाल से हटके मैं बोल रहा हूं, ठीक है? इस सवाल का आंसर बताता हूं, पहले मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा हूं। ये सारी अमाउंट्स क्या चीज थी, कौन सी फिगर्स थी? कॉस्ट थी, ये सब कॉस्ट ही थी। और परपेचुअल सिस्टम है
तो इसका जो सीडी बैलेंस आ रहा होगा वो क्या होगा फिर? एवरेज क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी ना, की वैल्यू होगी? कॉस्ट होगी ना। क्यों कॉस्ट होगी? क्योंकि सारा कुछ कॉस्ट पे ही है। अगर इसकी कॉस्ट 1000 है और एनआरवी 1200 है तो फिर ये 1000 सही है, आने दें। इसमें सारी एंट्रीज कॉस्ट पे है ना, तो सीडी बैलेंस भी तो कॉस्ट ही आ रही होगी। अगर एनआरवी ज्यादा है तो सही है, लेकिन अगर एनआरवी है 900 तो एसओएफपी में इन्वेंट्री की फिगर कितनी आएगी? 900। एसओएफपी में फिगर्स कहां से आती हैं? ट्रायल से। ट्रायल में कहां से आएंगी? टी अकाउंट से। तो अगर हमें एसओएफपी में 1000 की जगह 900 लिखा नजर आना चाहिए तो इस अकाउंट का सीडी भी फिर कितना होना चाहिए? 900। तो ये लो 900 हो गया, मैं बस बटा के 900 कर दे। हमें 100 की एंट्री करनी पड़ेगी या 900 की? 100 की। हमें इन्वेंट्री को 100 से क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं राइट डाउन करना। जब ये क्रेडिट करेंगे तो अब सीडी 1000 की जगह 900 आएगा। तो ईयर एंड के ऊपर जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है बाय डिफॉल्ट उसका सीडी बैलेंस कॉस्ट ही आ रहा होगा, जो कि ये आ रहा होगा। लेकिन अगर उस क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी कॉस्ट से कम है तो हमें इस कमी की एंट्री करनी पड़ेगी, वरना क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ट्रायल और ट्रायल से एसओएफपी में गलत चली जाएगी। एनआरवी अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो सब सही है, लेकिन अगर एनआरवी कम है तो हम एंट्री करेंगे तो सीडी बैलेंस सही आएगा, वो सीडी ट्रायल और ट्रायल से आगे एसओएफपी में जाएगा। तो इसलिए हमें 900 की एंट्री करनी पड़ेगी। 900 की 100 से इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा। इस हरकत को कहेंगे कि हमने इन्वेंट्री को राइट डाउन कर लिया। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए इस सवाल में अभी तक जो सारी एंट्रीज हमने कर ली, इससे ऊपर ऊपर तक, इससे ऊपर ऊपर तक जितनी एंट्रीज कर ली, अगर हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाते तो उसमें सीडी बैलेंस कितना आ रहा होता? 8040 आ रहा होता। ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है। लेकिन हमें जब पता चल गया है कि इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो हमें फिर उस डिफरेंस की एंट्री करनी पड़ेगी, तो ही सही सीडी बैलेंस आएगा। तो वो 56 का डिफरेंस था, उससे हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए इन 500 यूनिट्स के लिए ये एंट्री की है जी। और पूछें जो जी। जी ये वाली एंट्री की अमाउंट ओके, ये सवाल था। और आप इसमें कैलकुलेशन में या एंट्री में कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर और आगे चलते हैं। जी जी कौन सी वाली एंट्री? वो जो 344 की और 28 की हुई है, कर दें कंबाइन। देखिए ये चीजें अलग अलग है ना, तो एंट्री अलग रखें तो अच्छी बात है। वो जो 344 की एंट्री है वो 4000 यूनिट्स चोरी होने की एंट्री है, और ये जो 28000 की एंट्री है ये बचे हुए की एनआरवी राइट डाउन करने की एंट्री। तो जो चीजें हैं तो एंट्री भी अलग करनी चाहिए। ये जो 30 जून की दो एंट्रीज हैं, ये आप लोगों को बजाय सेम लग रही हैं, तो उनको कंबाइन कर लें भाई। वो और चीज है, ये और चीज है। वो 4000 यूनिट जाया होने की एंट्री है, ये राइट डाउन की एंट्री है, तो अलग अलग रखें। जितना ज्यादा मिक्स करेंगे उतना कंफ्यूजन होगा। कल जो टेबलर वर्किंग बताई थी, कल जो टेबलर बनाई थी वर्किंग, उसमें ये जो स्क्रैप सेल बेची थी उसके सामने 86 क्यों लिखा था, 20 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम वो सारा जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो कॉस्ट पे है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस होता
और ये गुड्स होती, तो जो गुड्स बेच रहे होते इस वर्किंग में सेल प्राइस आती नहीं। ये सब कॉस्ट के रिकॉर्ड हैं, ये सारे टेबुलर, ये एफको और फाइफो किस चीज के मेथड है? कॉस्ट कैलकुलेट करने के मेथड है। और इस एंट्री को मैंने टेबल में भी नहीं डाला, इसको डाला है, इसको नहीं डाला मैंने टेबल में, क्योंकि ये कॉस्ट थोड़ी बदल रही है, कॉस्ट तो वही है, ये तो बस एक एडजस्टमेंट है। अगर आप एफआर 1 पढ़े हुए हैं, आप समझ लें ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसी एडजस्टमेंट है। अगर एफआर 1 पढ़ा हुआ है, बल्कि इंट्रो भी पढ़ा हुआ है, ये आप डाउटफुल डेट की तरह की चीज समझ लें। डेट राइट ऑफ कर रहे हो, डाउटफुल डेट की एंट्री, बैड डेट डेबिट बैड डेट डेबिट, और अभी डाउट है, अभी राइट ऑफ नहीं कर रहे, अलाउंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट ना। डेटर्स तो नहीं ना क्रेडिट कर रहे, डेटर्स कब क्रेडिट करते? जब असल में राइट ऑफ हो जाता। तो ये आप वो प्रोविजन टाइप चीज समझ लें। तो एनआरवी राइट डाउन जस्ट एक एडजस्टमेंट है, टेबल में नहीं कर देना इसको, क्योंकि टेबल की कैलकुलेशन किस चीज की कैलकुलेशन है? वो कॉस्ट की कैलकुलेशन है, इसलिए उनमें जो कुछ आ रहा है वो सिर्फ कॉस्ट है, वरना तो फाइफो एफको का सत्यानाश हो जाएगा ना, वो सब कॉस्ट है। इस सवाल में बताएं और क्या पूछना है। चले पेज 2 पे आ जाए। रॉ मटेरियल हो गया, सवाल भी करा दिया। अब ट्रेडिंग के फिनिश गुड्स पे आते हैं। ट्रेडिंग की फिनिश गुड्स जब है ही सिर्फ गुड्स, तो इन्वेंट्री का वर्ड भी काफी है, और अगर साथ फिनिश गुड दिखना है तो भी ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस बता रहा हूं। अच्छा, जितने में मैंने स्क्रीन खोलनी है तो उतने में आपने जबानी देख लेना। तो जबानी कर रहा हूं। पेज 2, ट्रेडिंग बिजनेस बता रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स बनाता है, खरीदता है। तो गुड्स खरीद के ला रहा होगा तो एसेट बढ़ जाएगा। परपेचुअल सिस्टम में गुड्स का खरीदना एसेट है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर खरीदी भी वापस कर दी तो पहली 2 एंट्री पे कोई एतराज, पहली 2 एंट्रीज पे कोई तकलीफ। जब गुड्स बेचेंगे तो परपेचुअल सिस्टम की वजह से 2 काम हो रहे होंगे। एक तो सेल की एंट्री हो रही होगी, कैश या डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। दूसरा, पहले हमने गुड्स को खरीदते एक्सपेंस क्यों नहीं कहा था, एसेट क्यों कह दिया था? क्योंकि अभी तो वो हमारे पास है, बिकेंगी तो एक्सपेंस कहेंगे। तो जब हम गुड्स बेच रहे होंगे तो 2 काम कर रहे होंगे, एक सेल्स की अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और दूसरा अब उन गुड्स का बिक जाने को कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहे होंगे। तो देखिए, सेल्स की मैंने 2 एंट्रीज की हैं, कैश और सेल्स की एंट्री अलग है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट अलग। पहली वाली किस अमाउंट से है? ये तो सेल की एंट्री है, तो ये सेल वैल्यू से होगी, और दूसरी वाली ये कॉस्ट से होगी। और ये फिगर कहां से मिलेगी? वही हमारी फाइफो एफको टेबल से मिलेगी। और अगर बेची हुई चीजें वापस आ गई तो इसी को उल्टा दें, तो अगले पेज पे देख लें। जी 3 और 4 ओके। और ये जो 5, 6, 7 है, ये तकरीबन वही चीज है जो कल आपको मैं रॉ मटेरियल में 5, 6, 7 बता चुका, सेम लिखी नहीं है मैंने। अगर गुड्स का जाया होना नॉर्मल समझा जाता है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और एब नॉर्मल है तो पीएनएल। ये वही 5, 6, 7 है जो कल मटेरियल में बताई है, सेम 5, 6, 7। वो रॉ मटेरियल जाया हो रहा था, ये फिनिश गुड्स हो रही है। वहां पर रॉ मटेरियल के राइट डाउन की नंबर एंट्री 6 थी, यहां पर फिनिश गुड्स के राइट डाउन की नंबर 6 है। और 7 और 6 में से बाय डिफॉल्ट 6 है, 7, 6 में से बाय डिफॉल्ट 6 वाली है। बस याद हो गया जबानी है ना कि बाय डिफॉल्ट 6 वाली है, तो लिखना बाय डिफॉल्ट 6 वाली है। 7 और 6 में से बाय डिफॉल्ट 6 है। अच्छा, मैंने यहां लिखी नहीं है, वैसे पूछ लेता हूं। ओनर गुड्स लेके जा रहा है तो ड्राइंग डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर गरीबों में बांट रहे हैं तो चैरिटी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, एक चीज और बताता हूं। अगर हम एसी बेचते हैं तो एसीज हमारी इन्वेंट्री है, हमने उनमें से एक एसी निकाल के शॉप पे ही लगा लिया अपने लिए, तो अब ये एसी जब शॉप पे लग गया तो ये पीपीई बन गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो अब ये इन्वेंट्री से निकल के हमारा पीपीई बन गया, पीपीई IS 16। तो ये इन्वेंट्री से निकल के प्लांट मशीनरी वाली चीज बन रही है। तो पीपीई डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये हो गई फिनिश गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस। इसका सवाल कर लेते हैं। स्प्रिंग 21 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
सवाल कहाँ है पढ़ने को? स्प्रिंग 21। स्टैंडर्ड लिमिटेड के नाम से। चले पढ़ लिया आप लोगों को फारे और कुछ देख के लग रहा है कि पढ़ लिया सवाल।
सवाल अगर पढ़ा है तो ये कुछ कुछ कल जैसा ही है, और बल्कि मुझे सवाल देख के अंदाजा हो रहा है कि एग्जामिनर ने जब ये सवाल बनाना था तो वही वाला सवाल सामने रखा था और बस उसको मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडिंग में बदल दिया। तो ये तकरीबन वैसा सही है। नहीं, हम नहीं कर लेंगे, मैं करता हूं। इसमें रिक्वायर्ड क्या है? जर्नल एंट्रीज किस महीने की जी? बस कहा है अबव ट्रांजैक्शंस, तो फरवरी का डाटा है सारा, और ट्रेडिंग बिजनेस है, इज इन दी बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिक ओवन। तो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है और परपेचुअल सिस्टम है। परपेचुअल ना भी कहा होता तो एंट्रीज का सवाल कॉस्ट में परपेचुअल का ही होता है, और वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, ये वो ग्रुप में किसी बच्चे ने पूछा था, ये जो मैंने कल आपको फॉर्मेट बनाया है ये एफको में चलेगा, फाइफो में नहीं ये चलेगा। फाइफो में तो बैलेंस टोटल थोड़ी होता है, वो तो अलग अलग रहता है। तो फाइफो में तो वो 11 कॉलम ही बनाने पड़ेंगे। अब इसमें मसला ये आ गया कि 11 कॉलम हम कैसे एक पेज पे बनाएंगे। तो आपको ना एग्जाम शीट में जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप ऐसे कर लें, कोई बात नहीं, ऐसे बना लें। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं ऐसे नहीं बनेगा तो 2 पेजेस मिला के बना लें। एग्जामिनर जब खोलेगा पेपर चेक करने लगेगा तो एक आंख बंद करके थोड़ी चेक करेगा, मैं इधर देखूंगा सिर्फ, ये पूरी शीट नजर आ रही होगी ना, तो पैसे बना लें। तो इसलिए ये जगह मैनेज करना कोई मसला नहीं है, आप एक पेज पे कर लें, लंबाई को रोक कर लें, 2 पेजेस मिला के कर लें। तो फाइफो में तो वो 11 कॉलम ही बनाने पड़ेंगे। तो एफ को है और एंट्रीज हैं, तो यहां पर भी हम लोग पहले कर लेते हैं वर्किंग। स्प्रिंग 21 1.5-2 पेज एंट्रीज के लिए छोड़ के, या हो सकता है एक ही पेज पे आ जाए वर्किंग। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी, और बैलेंस, यूनिट्स, रेट और टोटल। अच्छा, इसमें ना फिगर्स बड़ी बड़ी बनेंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि वर्किंग में चूंकि मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है ना, तो आप पूरी फिगर लिखना। हाँ, एंट्री करते हुए बेशक रुपीज इन थाउजेंड या रुपीज इन मिलियन कर लेंगे, लेकिन वर्किंग में पूरी लिखना, क्योंकि अगर आप यहां पर रुपीज इन मिलियन लिखना शुरू करेंगे और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर को थोड़ी पता मिलियन में लिख रहे हैं, तो वहां पर फिर गलती हो जाती है। तो टेबल में पूरी पूरी लिख लेंगे जी। फरवरी का स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक कितना है? 220,000 है, 7,000 का एक है, 1540, ये हो गया ओपनिंग। चले जी, तरतीब से चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, परचेजेस हैं। 5 फरवरी को हो गई परचेज, तो 5 फरवरी हो गई परचेज, कितने? 280, कितने का एक? 70, 201660, और बैलेंस को कर लेते हैं अपडेट। तो ये बन गया 5 लाख, ये हो गया 3556, और एवरेज रेट बन गया 112। फिर उसके बाद 10 फरवरी को हो गए 180,000 सेल, 180,000।
यही वाले 7112 1280160 और बैलेंस बच गया। अच्छा अब ये ट्रेडिंग बिजनेस है, अब ये इशू नहीं हो रहा, सेल हो रही है गुड्स। बैलेंस बच गया 320, यही वाले 227584 0.4। कस्टमर बुरा मान गया, कस्टमर ने 5000 यूनिट वापस कर दिए, तो सेल रिटर्न किस तारीख को? 12 को सेल रिटर्न 5000 स्टोर में वापस आ गए, यही वाले, ये वाले 35560 35560 और बैलेंस अपडेट हो गया। स्टोर माइनस नहीं, सॉरी, 5000 वापस आ गए तो 325 हो गए। 7112 वाले 2 3114 00 000 0.5। जी 0.4 तक पहुंचे। 0.5 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू एसएल। वो जो ऊपर 0.4 पे वापस आए थे उनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था और वो हमने सप्लायर को वापस भेज दिए, फुल स्टॉप। इन 5000 में से 30% यानी 1500 हमने सप्लायर को वापस भेज दिए, तो ये हो गई परचेज रिटर्न। किस तारीख को? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है तो ये वाला रेट कितने वापस चले गए? 1500, 7200 वाले 10800 000 000 1080 ये, और ये वापस जाने के बाद स्टोर का बैलेंस अपडेट हो गया 323500 और इनमें रह गया 2300।
और नया रेट बन गया 7,111.5 9 59 से आगे क्या चल रहा है? बस ठीक 7,111.59 उसके बाद रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स, किन में से रिमेनिंग? उन 5,000 में से रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर डैमेज्ड, और वो हमारा अपना मसला था, तो उनको हमने स्क्रैप के तौर पे सेल कर दिया। तो जो 3,500 थे वो हमने स्क्रैप के तौर पे बेच दिए। किस तारीख को? 20 को। These units were disposed of as scrap, स्क्रैप के तौर पे बेच दिए। कितने? 3,500। वो यहां से निकल गए, और यहां 2,000 रुपए लिखूं? नहीं, कॉस्ट लिखनी है इधर। तो कौन सी कॉस्ट लिखूं? ये कोई रिटर्न है? नहीं, तो फिर एफओ का रूल लगेगा ये वाली 24890,565। तो स्टोर में बैलेंस अपडेट हो गया 320,000, 7,111.59 वाले 2298,109,435। जी जी, अच्छा भाई एक सवाल है कि अगर ये भी 15 कोई होता और ये भी 15 कोई होता तो फिर? नहीं, बात स्क्रैप की नहीं है, बात यह है कि अगर ये भी 15 फरवरी को ही लिखते तो 15 फरवरी को ही परचेज रिटर्न है और रेट चेंज हो रहा है, इसलिए चेंज वाला रेट इस पे लग रहा है। तो अब अगर ये भी 15 फरवरी को ही होता तो फिर देखें, नहीं वो पूछना ये चाह रहा है कि अगर ये दोनों सेम डेट पे है तो क्या फिर भी हम पहले इसको लिखें, फिर रेट अपडेट करें, उसके बाद 15 फरवरी की डेट दोबारा डाल के लिखें? तो फिर अगर ये पहले लिख दें तो दोनों सेम डेट है ना, तो ये पहले लिख दें। अरे तो परचेज रिटर्न की लाइन लिखने की वजह से ये रेट चेंज हो गया ना, इसलिए ये रेट लगा है। अगर 15 फरवरी ये भी 15 फरवरी होती और इसको इससे ऊपर लिखते तो फिर हरी लाइन में क्या रेट आता? फिर 7,112 आता। तो फिर देखो, असल में पूरा दिन 10-12 घंटे के ऑफिस आवर्स हैं, तो अकाउंटेंट को पता ही होगा ना पहले क्या हो रहा है, और स्टूडेंट दोनों को 15 फरवरी ही डेट लिखी है, तो अंग्रेजी में पहले क्या लिखा है? परचेज, तो पहले वो लिख लें। क्या जी? यानी स्क्रैप सेल 15 फरवरी से पहले हो जाती तो फिर 722 वाला रेट लगता। तो मैं भी वही कह रहा हूं ना सरकार, इससे ऊपर हो जाती ना तो 7,112 वाला रेट लगता ना। आंसर ही गलत आ रहा है, सारे गलत है। ये ठीक है, ये गलत है। हाँ जी, एक मिनट, 2,2,7,5,7,0,9,4,3,5 ये भी गलत है। मैं कुछ देख लेता हूं भाई। हाँ जी, 20 फरवरी से आगे। अच्छा, वो इसलिए फर्क आ रहा है मेरे भाई कि हमने राउंड ऑफ किया हुआ है ना, तो इसलिए आप यहां से नीचे चलें। राउंडिंग ऑफ का मसला है, कोई मसला नहीं। सेम नहीं है ना बेटा, इसका आंसर 7,111.59 नहीं बनता है, इसका आंसर है 59 से आगे भी चल रहा है। कौन सी सेम है? देखो, जब आप इसमें 59 से आगे भी कुछ चल रहा है, जब वो इस पे लगता है और इसी तरह से वो आगे वाला इस पे लगता है, तो थोड़ा फर्क और आ जाता है बीच में।
ये राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क है, कोई बड़ी बात नहीं। 20 फरवरी, पॉइंट नंबर 5 डन। पॉइंट नंबर 6, 5000 यूनिट्स हमने केएल को फिर भेज दिए। केएल कौन सा आ जाता बार बार। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हमने केएल को 180,000 यूनिट सेल किए थे, फिर उसने पॉइंट 4 में 5000 रिटर्न कर दिए, और अब पॉइंट 6 में हमने वो 5000 यूनिट्स उसको फिर भेज दिए। तो ये सेल रिटर्न हो गई है, बस सेल्स हैं। तो अब जब ये सेल्स हैं, किस तारीख को, 22 को, 5000 किस रेट पे, ये वाली 35557,950। तो बैलेंस अपडेट हो गया 315,711.59 और 2240151485। अच्छा, यहां पर एक सवाल हर बैच में आता ही होता है, आपने पूछा ही नहीं, या तो आप सब चीते लोग हैं, या ये जो मैंने यहां लाल लाल लाइन लिखी है। अच्छा चले मैं हिंट दे देता हूं, कल वाला सवाल देखिएगा, सॉल्यूशन ही देख लें बेशक। उसमें एक परचेज थी 85 पे, कितने यूनिट से, 150। फिर उसके बाद इसी सप्लायर को परचेज रिटर्न की थी 2500 85 पे। फिर उसने हमें फिर से ये 2500 सही वाले भेजे थे 85 पे। अब बताएं, मैंने हिंट दिया है। जब उसने दोबारा परचेज की है तो हमने फिर से वो पुराना रेट लगा दिया, जबकि यहां पर जब हमने कस्टमर को चीजें बेची, खरीदी, बेची भी वापस की, बेची भी वापस आई, खरीदी भी वापस की, फिर दोबारा बेच दी, फिर दोबारा खरीद ली, तो यहां पर हम वही 7112 क्यों ना लगा लें, हमारी मर्जी नहीं। ये जवाब आधा ठीक है, हम सप्लायर हैं, लेकिन दूसरा वाला जुमला ठीक नहीं। अच्छा, जिनको ये बात ही समझ नहीं आ रही वो तो चिल करें ना। ये किसी को समझ आए या? तो फिर यहां पर हम 7111 क्यों ले रहे हैं, 7112 ही क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि प्राइस चेंज हो गई है। महंगाई हो गई। अच्छा, बात समझ आई? मैं कौन का वक्त जाया कर रहा हूं, बात समझ आई कि नहीं? ये थी है जी, दोबारा समझाऊं मसला? अच्छा बता देता हूं। कल वाले सवाल में हमने परचेज की 85 पे, फिर उसी को वापस कर दिया, फिर 85, फिर उसने बदले में हमें फिर से चीजें भेजी, वो हमने फिर 85 लिख लिया। और 85 क्यों लिख लिया था? सवाल में तो मेंशन नहीं था, सवाल में तो रेट मेंशन नहीं था, लेकिन चेंज होता तो बताते। दूसरा सब कनेक्टेड था ना, कि उसी सप्लायर को वापस किया, उसने कहा सॉरी ये और ले लें, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसने उसी रेट में ही हमें ये रिप्लेसमेंट दी होगी। तो अब सेल करते हुए यही कहानी, हमने कस्टमर को चीजें बेची, उसने वापस कर दी,
हमने माजरत के साथ फिर से चीजें भेज दी, तो अब रेट क्यों बदल दिया? हाँ जी ठीक है, शाबाश। यहां पर हम कॉस्ट लिख रहे होते हैं, सेल प्राइस थोड़ी लिख रहे होते हैं। सवाल में मेंशन नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं कि हमने जब इस कस्टमर को चीजें बेची थी, सवाल में नहीं मेंशन, मैं खुद ही कह रहा हूं, तो 10,000 रुपए का बेचा था एक, फिर जब उसने वापस की तो 10,000, और अब हमने जब दोबारा बेची है उसको तो यकीनन 10 की बेची होंगी। लेकिन हम यहां सेल प्राइस थोड़ी लिख रहे हैं भाई, हम तो कॉस्ट लिख रहे हैं। तो कॉस्ट में तो ये सेल रिटर्न नहीं है, ये तो एक अलग सेल है, तो वो तो फिर एफओ के रूल के मुताबिक चलेगी। यहां पर आपको सेम 85 85 85 टेबल में इसलिए दिख रहा था कि ये कॉस्ट थी, परचेज ट्रांजैक्शन थी, तो उसमें कॉस्ट के ऊपर ट्रांजैक्शन होनी थी और कॉस्ट ही टेबल में नजर आनी थी, इसलिए आपको सेम बात नजर आ रही थी। वरना अगर सेल की बात करेंगे तो यहां सेल प्राइसेस थोड़ी नजर आ रही है। अगर सेल प्राइसेस लिख रहा होता तो मैं यहां यकीनन 10,000, यहां भी 10,000 और यहां भी 10,000 ही लिखता। चले दफा करें, मेरे ख्याल में आगे समझ। अच्छा, इससे आगे क्या हुआ जी? 0.5 नहीं 0.6 भी कर लिया ना, हाँ 0.6 भी कर लिया। नहीं नहीं किधर हूं मैं? 5,000 यूनिट्स 22 फरवरी, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, 150,000 यूनिट्स 25 फरवरी को सेल हो गए, तो सेल हो गए 150 और एफ को है तो ये वाले हैं 1066 38500। बैलेंस में रह गए 165 यही वाले 1173412985।0.7 तक। उसके बाद पॉइंट तो नहीं, लेकिन वैसे अलग से लिखा हुआ है 28 फरवरी को जब फिजिकल स्टॉक काउंट हुआ। क्या मतलब फिजिकल स्टॉक काउंट हुआ? स्टोर में जाके जब फिजिकल गिनती गिनी तो फिर फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड। नंबर 1, 4500 यूनिट्स टूटे फूटे नजर आए जिनकी एनआरवी है, और 500 यूनिट्स गायब हो गए। तो कहां गायब हो गए? चोरी हो गए। तो 500 की तो हम ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। 28 फेब को जो गुड्स लॉस्ट हो गई 500 यही वाले 35559, तो बैलेंस रह गया 164500 यही वाले 11698571 इसमें से ये माइनस करिए 90, और वो जो ऑब्सोलीट है वो क्या है? वो एनआरवी राइट डाउन है, उसकी यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं। तो अब हमारा मंथ एंड पे क्लोजिंग पोजीशन ये है कि इतने यूनिट्स हैं जिनमें से 4500 खराब है, बाकी नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल है तो बस उनकी कॉस्ट ही सही है, क्योंकि नॉर्मली एनआरवी ज्यादा होनी चाहिए या कॉस्ट? नॉर्मली एनआरवी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई खराबी होगी तो फिर बताएगा सवाल वाला। तो अब हमने ये जो 4500 है इन पे वो राइट डाउन वाली एंट्री करनी है। उसके अलावा अब ये बाकी सारी ट्रांजैक्शंस इनकी अब एंट्रीज बना लेते हैं, और इनकी एंट्रीज करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स पे टाइम जाया नहीं करना, कैलकुलेशन कर ली बस। अब हम बहुत सारी बड़ी फिगर्स है, रुपीज एंड मिलियन कर लेंगे।
5 फरवरी इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट 2016 नहीं, बस मिलियन। अब इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट नहीं लिखेंगे बार बार। उसके बाद सेल है। अच्छा, ये 10 फरवरी को जो हमने यूनिट्स बेचे, इनकी सेल वैल्यू बताइए। अगर सेल वैल्यू बताते तो हम सेल वाली एंट्री भी करते, कॉस्ट ऑफ सेल वाली भी करते। सेल वैल्यू है नहीं तो सेल वाली एंट्री फिर कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल वाली। वन टू 80 नहीं, बस ठीक है। फिर 12 फरवरी को सेल रिटर्न हो गई। सेल्स की अमाउंट नहीं पता, इसलिए सेल और सेल रिटर्न वाली एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल वाली कर रहे हैं। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट जी 35 चलिए पॉइंट यहां लगाए तो यहां भी लगा लेते हैं 0.16। फिर 15 फरवरी को परचेज रिटर्न हो रही है। परचेज रिटर्न 15 फरवरी को परचेज रिटर्न, कैश डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और कैश की जगह आप पेबल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 10.8। थर्टी फाइव पॉइंट कैसे आया? बस हरा और काले का फर्क, नीले का फर्क है। 35.56 मिलियन में लिख रहे हैं ना। अच्छा जी, 15 फरवरी के बाद क्या हुआ? 20 फरवरी को ये बेचे हैं हमने 3500 यूनिट्स बेचे हैं। कितने रुपए का एक बेचा है? 3500 2000 का एक बेचा है। कितना बना? 7। इतना मिला कैश। लेकिन इन्वेंट्री से कितना निकालना है? वो वर्किंग की भी है ना सारी, 24.89 और 17.89। कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं वो भी ठीक है, P&L करते हैं वो भी ठीक है। कल जब रॉ मटेरियल कर रहे थे हम, तो उसमें FOH डाल रहे थे। अब ये गुड्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी ठीक है, P&L भी ठीक है, और बेहतर है कि दोनों स्लैश करके देखें। 20 फरवरी के बाद 22 फरवरी को सेल हो गई, और चूंकि हमें सेल वैल्यू नहीं पता, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री छोड़ के कॉस्ट ऑफ सेल की कर रहा हूं। कितने से? 35.56। फिर 25 फरवरी सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कैश या डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अमाउंट नहीं पता इसलिए नहीं कर रहे। ये वाली 106.74। अट्ठाईस फरवरी ये चीजें चोर ले गया। हाँ जी, P&L डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 3.56। और लास्ट NRV राइट डाउन वाली, स्टॉक में जो पोजीशन है कॉस्ट इतनी है, जबकि NRV
तो इसको 6000 तक लाना है, ये राइट डाउन है। कितने यूनिट्स? 4500 यूनिट्स हैं। और कितना नीचे गिराना है? 41। कितना नीचे गिराना? ये कॉस्ट है, 6000 एनआरवी है, तो 11 करना है ना। इसमें से 6000 कैलकुलेटर में माइनस करके देखें तो 1,111.59 मिलियन बताएं। 0.5 है कि 0.5 है? इन्वेंट्री ले, ये था सवाल। इसमें बताएं, पूछना है कुछ तो? चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।